शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, चेक कर देख लिया हमने, सेक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, नो सर। नो सर। दिख रही है? नहीं दिख रही? आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया था। इकोनॉमिक प्लानिंग, ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी से जस्ट ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ डुप्लीकेशन भी होगा, तो इट विल बी अ रिवीजन। हम क्विक रिवाइज कर लेते क्विकली, हमने अभी तक क्या क्या देखा है और क्या कुछ नई चीजें हम सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं केवल उन पर फोकस करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, जब हमारे देश में कोई भी चीज करने के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत काम करते हैं। तो जब से हम आजाद हुए हैं, हम एक योजना के तहत विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है, जिसमें मूलतः एक स्टेट, एक राज्य, एक सरकार जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको दिशा देने की कोशिश करती है। ये आइडिया मूलतः लेफ्ट या जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, उनसे आया। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? कृपया बंद कर लीजिए। तो हमारे जैसे सोवियत संघ जो होता था, चाइना होता है था, या और ऐसे समाजवादी देश हैं जो कि मूलतः ये मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का विकास है उसमें स्टेट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसके लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो भारत ने भी इस कंसेप्ट को फॉलो किया कि ठीक है, भारत ने भी इस प्रकार की एक इकोनॉमिक प्लानिंग को लिया। इस तरीके के उसमें एक शब्द नोट कर दीजिए। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, आप बंद कर दीजिए प्लीज। तो ये यहाँ पर एक दो शब्द याद कर लेते हैं। कमांड इकोनॉमी, इस तरीके की अर्थव्यवस्था को हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, प्लानिंग वाली इकोनॉमी। काइंडली एक बार फाइंड करिएगा कि किसका माइक्रोफोन ऑन हो रहा है। जिनका हो आप बताइएगा फिर। चलो, तो ये कमांड इकोनॉमी होती है इस तरीके की। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये रादर ऑपोजिट है जो फ्री स्टेट है, जो लेसिज फेरे की इकोनॉमिक प्लानिंग है। लेसिज फेरे स्टेट जिसको हम बोलते हैं, लेसिज फेरे, उस नीति से ये बिल्कुल विपरीत है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसका माइक्रोफोन है? वीर का सर। वीर किनका है? वीर 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 आप बंद नहीं कर ले तो अच्छा है। मैं बार बार आपको, हेलो, मैं आपको डिसेबल कर रहा हूँ, सॉरी। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिस्टर वीर, जयवीर। नो सर, वीर 3268। ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
वीर। चल तो करेंगे हम। तो ये कंसेप्ट हम याद रखेंगे कि जैसे हमने शुरू से बात की थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, सरकार की, राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसके दो बिल्कुल परस्पर विरोधी मत हैं, ठीक है। एक मत है कमांड इकोनॉमी का, एक विचारधारा है जो कहती है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था पर उसको काम करना चाहिए और उसको ही निर्धारित करना चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था कैसे चले। दूसरी तरफ लेसेज फेरे है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की व्यवस्था। तो लेसेज फेरे की, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, तो ये लेसेज फेरे की एक नीति होती है जिसका मतलब होता है कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, और इसका शाब्दिक मतलब है लेट डू, करने दो, ठीक है, जैसा करना चाहते हैं करने दो। तो ये दो बिल्कुल विपरीत मत है, ऑपोजिट मत है, और इसके बीच में भी व्यवस्था हो सकती है इकोनॉमिक प्लानिंग की। जैसे भारत अपने आप को मिक्स इकोनॉमी कहता है ना। हम जब बोलते हैं कि हम क्या हैं, भारत एक मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब कि ना तो हम पूरी तरह से कमांड इकोनॉमी है जो कि पूरी तरह से निर्धारित करती है सब चीज, ना हम पूरी तरीके से ये लेसेज फेरे के मानने वाले हैं जहाँ पूरी तरह से मार्केट फ्री है, जिसको जैसा करना है वो करें। हम समवट इन बिटवीन मिक्स इकोनॉमी के फॉलो करने वाले हैं। अलग अलग तरीके की अर्थव्यवस्था हो सकती है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग हो सकती है। तो एक प्लानिंग जिसको हम फॉलो करते हैं वो है इंडिकेटिव प्लान। इंडिकेटिव प्लान का मतलब ये हुआ कि हम इंडिकेट करेंगे, हम इशारा करेंगे जो अर्थव्यवस्था किस तरफ जाए, पर हम पूरी तरह से निर्धारित करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में थोड़ा सा अंतर है कि जिसमें प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे पास एक एक इंडिकेटिव प्लान है, एक प्लानिंग की व्यवस्था है कि हम किस ओर चल रहे हैं। कमांड इकोनॉमी में पूरी तरीके से कंट्रोल है। भारत में अगर हम हिस्टोरिकली चले और प्लानिंग की बात करें तो हमारे लिए जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही, जैसा हमने पढ़ा भी था कि 1930-40 के बाद से भारत के अंदर ही भी ये विचार शुरू हो गए थे कि भारत को कैसे हमें ये जो भयंकर प्रकार की गरीबी है हमारे देश में, भयंकर पॉवर्टी है, संसाधनों की कमी है, उससे कैसे बाहर निकालना है देश को और तरक्की के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो ये विचार जो है आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गया था। कुछ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट ये बनाया था जिसको बॉम्बे प्लान भी कहा गया। बॉम्बे प्लान, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इसको बनाने में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, ये कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन थे। ये एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी थी इसी संबंध में। इसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के समय पर, जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, उसके अंदर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य ये था कि जब भारत आज़ाद होगा तो किस प्रकार की नीति भारत के अंदर अपनाई जाएगी, इसको कैसे निर्धारित किया जाए। तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी हो गई जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में बनाई गई थी। फिर ये 1940 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इन और जिसमें
एम.एन. राय के द्वारा पीपुल्स प्लान को दिया गया। पीपुल्स प्लान, तो एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे, तो वो उनके समझ से ये एक पीपुल्स प्लान। फिर ये एस.एन. अग्रवाला जो एक गांधीयन थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, उन्होंने गांधीयन प्लान दिया। तो ये अलग अलग तरीके की प्लानिंग की विचारधाराएं थी जो भारत में आजादी के समय पर प्रचलित थी। ठीक है, हमने पीपुल्स प्लान जाना, एम.एन. रॉय का, नेशनल प्लानिंग कमेटी जानी जवाहरलाल नेहरू की, एस.एन. अग्रवाला ने बनाया था गांधीयन प्लान, जे.आर.डी. टाटा और बिरला इन लोगों ने प्रस्तुत किया था बॉम्बे प्लान, और एक कौन सा रह गया, एक और रह गया। तो ये कुल मिला के भारत के अंदर में विश्वेश्वरैया इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। तो ये हमारे जो है, जब आजादी से पहले किस प्रकार से हमने आर्थिक प्लानिंग को लेके प्लानिंग की थी, क्या विचार रखे थे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके कुछ मूल गोल थे। वो थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो हम किन बिंदुओं पर आगे बढ़ना चाहते थे? खाली ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ एक है, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ के साथ साथ हमें आधुनिकीकरण, कि हम ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बने अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में, सेल्फ रिलायंस, हम अपने आत्मनिर्भर बने, और भारत के अंदर में जिस बहुत जरूरी चीज की जरूरत है वो है सोशल जस्टिस, उसको प्राप्त करें। बाकी सभी कहानियां हैं। मैं काफी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कुछ ऐसा विशेष है नहीं, इट्स जस्ट अ रिव्यू। हमने काफी चीज इसमें कर ली हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से, हिस्टोरिकल नॉलेज या एक आम समझ के तौर पर पता रहनी चाहिए। अच्छा, हमारे में देश में पहला प्लान 1951 से 56 तक चला, सेकंड 56 से 61 तक आया। ये दूसरा प्लान महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले प्लान में हमारे पास कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, परंतु दूसरे प्लान से, जो दूसरा 5 ईयर प्लान आया, इससे जो है हमने हैवी इंडस्ट्रीज में, जो बड़े हैवी इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें स्टेट ने निवेश करना, सरकार ने निवेश करना शुरू किया, और इसे नेहरू मेहलेनोबिस, ठीक है, पीसी मेहलेनोबिस थे उनके, और जवाहरलाल नेहरू, इनके दिशा मतलब इनकी समझ के अनुरूप बनाया गया, इसलिए इसको नेहरू मेहलेनोबिस प्लान कहते हैं। तो यहाँ से सेकंड प्लान से भारत ने एक दिशा लेनी शुरू की। उसके बाद लगातार ये जो प्लानिंग का दौर है, सेकंड ईयर प्लान आया, बीच बीच में कभी कभी जैसे युद्ध के दौरान में हमारी जो रेगुलर प्लानिंग थी वो नहीं हो पाई, जो 5 ईयर प्लान थे उनको आगे नहीं चलाया जा सका, इसलिए ऐसे समय पर एनुअल प्लान लाए गए। जैसे 62 में चाइना के साथ युद्ध था, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध था, तो ऐसे समय पर एनुअल प्लान को लाया गया, और जो फोर्थ प्लान था वो अपने निर्धारित समय से शुरू नहीं हो पाया, ये 59 तक, इस समय पर ये एनुअल प्लान आते रहे। क्या ठीक है, फोर्थ प्लान, 5 ईयर प्लान, ये सब छोड़ते जाते हैं, 6, 7, 8, नाइन्थ प्लान अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 9वां 5 ईयर, 8वां 5 ईयर प्लान पहला 5 ईयर प्लान था। आई होप सब लोग इस शब्द से परिचित होंगे, 5 ईयर प्लान। यस सर। ठीक है, यस सर। हमारे देश में नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन नाम का एक संस्थान होता था, जो ये हमारे देश की प्लानिंग मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग को दिशा निर्देश देता था, उसको प्लान बनाता था, और इस तरीके के प्लान को 5 ईयर प्लान कहा जाता था।
5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था कि 5 साल में हम ये चीजें अचीव करेंगे, वो अचीव करने के लिए हमें ये पैसा, ये संसाधन, ये काम करने पड़ेंगे। उसका एक विस्तृत रोड मैप हुआ करता था। वो विस्तृत रोड मैप के अनुरूप हम आगे धीरे धीरे बढ़ते थे, देश आगे बढ़ता था। तो ये काम 5 ईयर प्लान का होता था। और ये मूलतः जो यूएसएसआर का उनका 20 ईयर प्लान होता था, तो उसके अनुरूप 20 या 10 ईयर प्लान, तो उसके अनुरूप ये प्लान किया गया था। इट इज पार्ट ऑफ जो हम एक तरीके की स्टेट लेड प्लानिंग, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो राज्य के द्वारा निर्धारित की जाने वाली स्टेट लेड प्लानिंग का हिस्सा था। 8वां 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस समय पर हम जो खासतौर में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो संकट में थी। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो मौजूद था। 1951 में 91 में हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा और उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना शुरू किया। ये पहला प्लान आया इस प्लानिंग के इस नई नीति एलपीजी के बाद से। इस नीति के बाद हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो थोड़ा सा बढ़ा। इस पीरियड में 6.5% का एनुअल ग्रोथ रेट रजिस्टर किया गया 8वें 5 ईयर प्लान में। और 9वां 5 ईयर प्लान आया। 9वें 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ रेट अचीव किया गया 5.4% ग्रोथ रेट अचीव किया गया, ठीक है। 9वें में 5.8, 10वें के लिए 8% का टारगेट रखा गया था, 7.8% अचीव किया गया। 11th 5 ईयर प्लान में 8.1% का टारगेट, 8%। अब जो ये 7-8% के टारगेट हैं ये एम्बिशियस टारगेट है। 8% से ज्यादा की ग्रोथ हम का लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे जो जीडीपी है, जिस पाई की हम ये सारी कहानी पढ़ते हैं, वो जो पाई जिसे मैं बोलता रहता हूँ कि एक रोटी है जिसको हम सबको शेयर करना है, ये पाई है जिसको हम सबको शेयर करना है। तो ये पाई को एक कम से कम कितनी बढ़ रही है ये बहुत जरूरी है। और ये भी हमने बात किया था कि अगर ये पाई एक निर्धारित गति से नहीं बढ़ेगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारे देश की एक और समस्या है कि हमारी आबादी एक निश्चित दर से 2 से 3% तक आबादी लगातार बढ़ रही है। तो कम से कम अगर इस रफ्तार से ये पाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, रोटी का भी क्राइसिस हो जाएगा। जिन लोगों को खाना मिल रहा था पहले वो भी नहीं मिलेगा, मतलब हम जहां थे वहां से भी पीछे हट जाएंगे। वो हमारे लिए एक और सीरियस प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें किसी भी स्थिति में इस लेवल से ऊपर आगे तरक्की करनी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो जिसका काम था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अध्यादेश हैं, जो कुछ भी प्रस्ताव है उसके अनुरूप काम करे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको गाइड करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी, परंतु जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो लार्जली जो है वो रहा विवादों में, मतलब विवादों में तो नहीं कहूंगा, मतलब कि वो एक सुप्रा लेजिस्लेटिव बॉडी था, उसको संसद से सीधा अधिकार नहीं प्राप्त था। प्लानिंग कमीशन एक बियॉन्ड लेजिस्लेटिव बॉडी था। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म है कि उस पर जो कंट्रोल था, जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल था, वो बहुत सीमित था, नहीं था। तो ये सब थी कहानी प्लानिंग कमीशन में। प्राइम मिनिस्टर उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे, एक डिप्टी चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति को चुना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो चलाते थे चेयरपर्सन, वो उनको चुना जाता था और बाकी मेंबर्स प्लानिंग कमीशन के चुने जाते थे। तो ये इलेक्ट नहीं होते थे। तो यहाँ कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता था। ये उसके अलग अलग विभाग हैं, अब इन पर ज्यादा चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो जो ये प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। नीति आयोग पर चलेंगे हम धीरे धीरे, अगर कोई हमें और इम्पोर्टेंट
बाद के समय में जो प्लानिंग कमीशन का रोल बदल दिया गया, जब नई सरकार आई तो उसके बाद इसका रोल बदल दिया गया। फिर इसको प्लानिंग को काफी हद तक जो है पूरा स्ट्रक्चर बंद कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग की शुरुआत की गई। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, ठीक है, जो कि एक एक्ट, जो एक गैर संवैधानिक बॉडी थी, जो संविधान के अनुसार पास नहीं थी, ठीक है। और इसके अंदर में प्लानिंग कमीशन के लोग प्राइम मिनिस्टर, यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर हिस्सा होते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमने क्या हासिल किया, क्या लॉस किया, तो प्लानिंग कमीशन को अगर हम ओवरऑल अभी तक देखें 70 सालों में, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा प्लानिंग कमीशन को। भारत जहां आज़ादी के समय में एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी थी, जो है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सका इस प्लानिंग के कारण। 2.7 ट्रिलियन डॉलर का हमारा 2.5-3, थोड़ा बहुत अब शायद कम हो गया पिछले जीडीपी में, पिछले वर्ष जो नेगेटिव जीडीपी होने के कारण, तो नहीं तो हम 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुके थे। ये एक बार फैक्ट्स को देख लेते हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो हमारी इकोनॉमी का साइज लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर, अभी इस समय कम है थोड़ा सा, 2.56 के बीच में होगा, इतना हमारी इकोनॉमी जीडीपी का साइज है। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ता रहा, 10-11 तक ये ग्रोथ रेट, 8-9, और उसके बाद 9-10% तक भी ये ग्रोथ रेट पहुंचा, 9 से 10% के बीच में भी, 11 से लेके 14-15 तक ये ग्रोथ रेट 9 से 10% तक रहा। जो पॉवर्टी है वो ओवरऑल रिलेटिवली पॉवर्टी कम हुई, जो संख्या थी वो कम हुई, लोगों की पर कैपिटा इनकम इस दौरान में बढ़ी है। हमारा जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हुआ है, जैसे सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, केमिकल। जब भारत आज़ाद हुआ था तब हम कहते थे कि भारत जो है सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ निर्यात करता है, आयात करता है, सॉरी, मतलब इंपोर्ट करता है, कि हम सुई से लेके, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक भी हम उससे उस समय दूसरे देशों से मंगा रहे थे, दूसरे देशों पर निर्भर थे। और बाद में हैवी इंडस्ट्री और तमाम इंडस्ट्री पर फोकस करने के कारण हमारा ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये इस सभी का जो उत्पादन बढ़ा। एग्रीकल्चरल ग्रोथ, हमने एग्रीकल्चर के उसमें काफ़ी तरक्की हासिल की इन 70 सालों में। हमने जो है अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें स्वावलंबी बने, हम अपनी जो फसल थी, एग्रीकल्चर थी, अपना प्रोडक्शन, जो एक भुखमरी की स्थिति थी उससे बाहर निकले। आज के समय में देश के अंदर में सफिशिएंट फूड ग्रेन है, इतना है कि हम कुछ फूड ग्रेन बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लगभग 233 मीट्रिक टन का फूड ग्रेन का उत्पादन 2010 तक में होता था। जो हमारे फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो भी बढ़े। जैसे एक समय हमने देखा कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो था, फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन करेंसी मुद्रा थी, उसका जो मात्रा है वो घट रही थी, परंतु इस समय तक आते आते हमने 2010 तक, और उसके बाद में ये नंबर और बढ़े, अभी 300-400 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेंगे। हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, बिजली की जो क्षमता है, वो भी लगातार जो है बढ़ी, और इस समय हम इस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में स्वायत्त है। हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के माध्यम से एक बड़ी शक्ति हासिल की, ठीक है। हम इंटरनेशनली अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहे। फैक्ट्री आउटपुट के मामले में हम 14वें देश हैं, 15वें देश हैं सर्विस आउटपुट के मामले में।
देश में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है। आज़ादी के समय में केवल 20 यूनिवर्सिटी और 591 कॉलेज हुआ करते थे जब देश आज़ाद हुआ था। इस समय 500 नंबर कम है, मेरे ख्याल से 700 के आसपास हमारे देश में यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे हजारों की संख्या में कॉलेज है। लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़कर 75% या इससे भी ज्यादा हो चुका है। इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि हम जैसे कमांड इकोनॉमी में एक जो प्लान है वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली गवर्न बाय गवर्नमेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट केवल दिशा देने की कोशिश कर रही है। इंडिकेटिव प्लानिंग है कि भाई हमें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, किस सेक्टर को एनकरेज करना है या नहीं एनकरेज करना है, वो काम करे। बजाय इसके हम डंडा लेके नहीं बैठ जाए कि नहीं नहीं आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये विषय आपको चाहे समझ आए ना आए आपको करना ही पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, आपको फिर उसके बाद आपकी फ्रीडम है। तो बेसिकली किस तरीके के जो तरीके हैं, हार्ड तरीके से समझाना या सॉफ्ट, तो हमने ये जो सॉफ्ट तरीके से समझाने का, प्लानिंग को दिशा देने का, मार्केट को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को दिशा देने का काम शुरू किया। जिन क्षेत्रों में लगा कि भाई ये गैर जरूरी इंडस्ट्री है उसको ज्यादा एनकरेज नहीं किया, जिसको लगा कि ये ज्यादा जरूरी इंडस्ट्री है उसको ज्यादा एनकरेज किया। इस प्रकार की नीति को बनाया गया। और इसके कारण देश के अंदर जो है एक अच्छी तरक्की हो सकी। रोलिंग प्लान नाम का एक शब्द इस्तेमाल होता है, रोलिंग प्लान। 62 में, सन 1962 में ये भारत में अडॉप्ट किया गया था। और ये एक प्रोफेसर गनर मिर्डल, ठीक है, इनकी किताब थी, उस पर आधारित होकर इसको रखा गया। रोलिंग प्लान का मतलब है कि हम आने वाले वर्ष के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करके प्लान को रोल करते रहे। अगले साल का प्लान पिछले साल के अचीवमेंट्स के अनुरूप बनाए। 5 साल का या लंबे समय का जो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है वो ना बनाकर रोलिंग प्लान, इवॉल्विंग प्लान। जैसे हम आज ये तय कर ले कि भाई हमें ये किताब पढ़नी है, तो हमें किताब पढ़नी है तो हम अपनी अचीवमेंट के, हमने 500 पेज की किताब पढ़नी है। आज हमने सोचा कि भाई हमें 50 पेज रोज पढ़ने थे, एक दिन 20 ही पढ़ पाए तो 20 पढ़ पाए। अगले दिन हम ये नहीं कि 50 पढ़ेंगे क्योंकि हमने 50-50 तय किया था। हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार की प्लानिंग को हम एक प्रकार की रोलिंग प्लान कह सकते हैं कि जो अगला प्लान है, आने वाले समय का प्लान है, वो पुराने समय के अचीवमेंट से निर्धारित हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन है, नेहरू महलिनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि किस प्रकार से का मॉडल हमें फॉलो करना है। तो पीसी महलिनोबिस को हम जिस तरीके की हैवी इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट के लिए उसको उनको क्रेडिट दे सकते हैं, मिस्टर पीसी महलिनोबिस को, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए काम की बात की। एक और मॉडल इसी शब्द का कर सकते हैं हम, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी हम लोग चर्चा में ले चुके हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसका अर्थ होता है कि हम इस प्रकार की नीति बनाएं, इस प्रकार की नीति बनाएं कि हमें इंपोर्ट पर निर्भर ना होना पड़े, सेल्फ रिलायंट बने, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जो मैंने उदाहरण दिया था कि हमें हवाई जहाज से लेके सुई तक भी इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमें सेल्फ रिलायंस की ओर जाना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने और सेल्फ रिलायंट हो। जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे मतलब जो चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं उनको हम बाहर से ना मंगाकर देश के अंदर ही वो कैपेसिटी डेवलप हो कि हम यहीं पर उसको पैदा कर पाए। इस नीति को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फॉरेन सप्लायर्स हैं, जो बाहर से सामान आ रहा है, उनका जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ा देते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री है, जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो सके,
मान लीजिए सुई की ही बात करें, हमारे देश में सुई का प्रोडक्शन नहीं होता, हम चाहते हैं कि सुई बने। बाहर से आज के समय में सुई जो है लेट से 10 रुपए की आती है एक सुई। हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं है, या हमारे देश में अगर कोई सुई बनाता है तो 13 रुपए की बनती है या 15 रुपए की बनती है। अब जो 15 रुपए की सुई बनती है, बाहर से ये सुई, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो एडवांस्ड हैं हमसे, वो ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स में काम कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनको फायदा है। तो ऐसे में जो विदेशी कोई आदमी है वो सुई बनाता है तो 10 रुपए की पड़ती है, हमारे आदमी को वो 15 की पड़ती है, 15 रुपए की बना पाता है वो। तो ऐसे में ये जो 15 रुपए की सुई वाला वो कारोबार है, ये चल नहीं पाता है। केवल 10 रुपए जो विदेश से आने वाली वो है, बाजार में कंज्यूमर तो जो सस्ता होगा वो खरीद लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये भारत का है विदेश का है। तो ऐसे में ये जो सामान है, ये जो सस्ते जो सामान जो कम कीमत पे आ रहा है उसे खरीद लिया जाएगा। अब इसको क्या से सरकार क्या करे जिससे कि इस एनर्जी, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस कारण से कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, कोई भी 15 रुपए की सुई बनाएगा ही नहीं। जब उसकी बिक्री नहीं है तो उसको वो बनाएगा भी नहीं। अगर हमें इस सुई को का इस कारोबार को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बाहर से आने वाली सुई पर 5 रुपए टैक्स लगा देते हैं। अब ये 5 रुपए टैक्स लगाने के बाद ये सुई भी 15 रुपए की हो जाएगी बाजार में। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 15 रुपए होगी। ऐसे समय में ये जो इंडस्ट्री है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी, ये कॉम्पीट कर सकती है कि हाँ ठीक है, हम भी जो है 15 रुपए की सुई बनाते हैं, हम भी आदमी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंडस्ट्री मैच्योर होती जाएगी, ऐसे ऐसे हम जो है आत्मनिर्भर बनते जाएंगे। और इस पॉलिसी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी बोलते हैं। बाद में जो मिक्स इकोनॉमी के कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमारे को धीरे धीरे देखने को मिले, जैसे हमने बात की। अब इसमें क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को रिवर्स क्यों करना पड़ा? सर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये दिक्कत है कि सर टैक्स ज्यादा भी बढ़ा सकता है। तो अच्छी बात है, बाहर से आने वाले सामान पे अगर हम टैक्स ज्यादा बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? अच्छे तो है ये तो अच्छा विचार है। टैक्स सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, और जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने का मौका मिलता है, तो उससे नुकसान कहाँ है? इससे नुकसान भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक तरफ। हाँ, घरेलू उद्योगों को मतलब बढ़ावा मिल सकता है सर। किसको? मैं मतलब इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। वो तो मिलेगा, वो तो नीति इसलिए, पर वो तो हो गई अच्छी बात। मैं पूछ रहा हूँ उससे बुरी बात क्या है, इसमें नुकसान क्या है, फिर हटाया क्यों? इन्होंने जो हटा लिया वो हटा क्यों दिया? उसको हटाने का कारण ये है कि जब हम कोई ये नीति अपनाते हैं प्रोटेक्टिव, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। सर इससे बाहरी प्रतिस्पर्धा का मतलब अभाव हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है। और इससे दिक्कत होती है कि जब हम इस तरीके की नीति अपनाते हैं तो ऐसे में हमारा जो लोकल इंपोर्टर, लोकल मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है, ठीक है, उसको पता है नंबर एक कि विदेश से तो कोई सामान आना नहीं है, तो जैसा भी वो सामान बना देगा, अगर मान लो उसमें सुई बनाई, अब उसको जैसी भी सुई बना दी आपको वही सुई खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सुई की आवश्यकता है, आपको उसकी जरूरत है, आपको कपड़े सिलने हैं। अब वो सुई हो सकता है अच्छी क्वालिटी की ना हो, परंतु उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उसको पता है कि ये सुई आपको हमसे खरीदनी ही पड़ेगी। तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक तरीके की, जैसे हम होता है ना, बच्चे को भाई बाहर निकलने नहीं देंगे तो उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, उसको आइडिया ही नहीं लगेगा कि सुई और बेहतर कैसे हो सकती है। उसे ये लगेगा कि मैंने जो सुई बना दी वही सबसे अच्छी सुई है, इससे बेहतर बन ही नहीं सकती।
तो ये कुछ बेसिक चैलेंज है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है कि जब आप अपनी सुई को, आप अपनी इकोनॉमी को बंद कर देंगे। हमने क्या करा, अपने देश के अंदर में बाहर से कोई सामान नहीं आ पाए ऐसा प्रबंध कर दिया, ठीक है ना। हमने टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए, टैक्स ज्यादा बढ़ा दिए, प्रोटेक्शनिज्म ले आए। प्रोटेक्शनिज्म क्या करेगा कि आपके देश में कोई सामान नहीं आ पाएगा। जब आपके देश में कोई सामान आएगा नहीं तो आपके देश को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है कि आपके देश से कोई सामान जा भी नहीं पाएगा। क्योंकि आप अगर किसी से सामान नहीं खरीद रहे हैं तो कोई दूसरा आपसे नहीं खरीदेगा। वो भी कहेगा कि भाई आपने हमारे यहाँ ये नीति लगा रखी है, हम नहीं आपके सामान, वो भी आपके ऊपर ऐसे ही टैक्स लगा देगा उल्टा सीधा कुछ भी, जिससे कि आपका सामान, अब आपकी सुई यहाँ तो बिक सकती है अपने देश के भीतर में, पर अगर उस सुई को आप बाहर बेचना चाहेंगे तो बाहर नहीं बिकेगी। और जब कोई चीज बाहर नहीं बिकेगी तो क्या होगा, सुई जब हम कोई चीज बाहर नहीं बेच पाएंगे तो हमें क्या परेशानी, नहीं बेचते कोई चीज। सर तो हमारा व्यापार नहीं होगा। व्यापार नहीं होगा, उससे हमें क्या नुकसान है, ठीक है हम देश के अंदर व्यापार कर ले तो सर सर इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं बूस्टअप होगा। यस सर। रेमिटेंस नहीं आएगा, बाहरी फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा ना। फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज भी होना जरूरी है सर। क्यों जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज? सर इंपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व तो आवश्यक है ना। अगर हम कहें कि इम्पोर्ट मत करो तो हमारी पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादातर क्रूड सर ऑयल तो हम लेते स्टैग्नेंट हैं हो वहीं से जाएगा बाहर सर से ही। इकोनॉमी। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि किसी भी स्थिति में हम चलिए कुछ चीजें तो बना सकते हैं, सुई बना सकते हैं हम अपने देश में, और चीज बना सकते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने देश में बना ही नहीं सकते, जो चीजें यहाँ मौजूद ही नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है क्रूड ऑयल। ठीक है, हमने बात की कि हमारे देश का आयात का 1/3 हिस्सा तक, 25 से 30% तक हिस्सा क्या रहता है, क्रूड ऑयल। हमें अपनी गाड़ी आज चलानी है, हवाई जहाज उड़ाने हैं, ट्रेन चलानी है, पावर बिजली का उत्पादन करना है, किस चीज की जरूरत है, क्रूड ऑयल की। ये सब चीज किससे हो रही है, क्रूड ऑयल से। कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल की रिफाइनिंग होती है, उससे जो है पेट्रोल बनता है, आपकी गाड़ियां चलती हैं, उससे एलपीजी निकलती है तो घर में चूल्हा जल जाता है, उससे डीजल निकलता है तो रेलगाड़ी जो है, रेल का इंजन चलता है। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जो डीजल का इस्तेमाल करके बिजली का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये जो फ्यूल ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, इस पर निर्भर करती है, और इसको किसी भी हालत में बनाया नहीं जा सकता, इसको आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, और जो कि एक बड़ा हिस्सा है 30%। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, आप हो सकता है सुई बना सकते हैं, पर सुई में लगने वाला जैसे जो मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वो हो सकता है आपके पास ना हो, आपको बाहर से मंगाना पड़े, आपके पास मशीन ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैपिटल कैपिटल जो मशीनरी है उसकी उपलब्धता भी बड़ी समस्या हो जाती है। हो सकता है आप सुई बना लें, पर उसको बनाने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। वो मशीन अगर आपके पास नहीं है, आधुनिक मशीन, तो आपकी इंडस्ट्री एफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी। तो हमें ये समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरएक्टिव व्यापार, इंटरडिपेंडेंट व्यापार है, जिसमें हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इसी बात को रियलाइज करते हुए, इसी समस्या को, जो आप लोगों ने कहा भी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन रिजर्व, हमारे पास विदेश से पैसा नहीं आएगा तो हमें जो विदेश से सामान खरीदना है वो हम नहीं खरीद पाएंगे। वही क्राइसिस हमारे देश में, जिसको बीओपी क्राइसिस कहते हैं, 1991 में भारत में को इसका सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक उसका। और इस समय पे भारत ने ये तय किया कि नहीं, हम अपने देश को लिबरलाइज करेंगे, पॉलिसीज को लिबरलाइज करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे, और इसी मॉडल को बोलते हैं राव और मनमोहन सिंह मॉडल। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी का जो ये काम था, जिसके द्वारा उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए काम किया कि भाई किस प्रकार से हम अपने आप को एक अंतरराष्ट्रीय उसके साथ जोड़कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं।
तो ये इससे हासिल किया। अब इससे पहले वाली नीति की अपनी उपयोगिता थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि उस समय पर भारत के अंदर में कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, जीरो इंडस्ट्री थी। तो ऐसे में अगर हम फ्री मार्केट रखते तो क्या प्रॉब्लम आती, हो सकता है हमारे देश में कभी कोई इंडस्ट्री डेवलप हो ही ना पाती, तो भी दिक्कत है। अब हमने जो प्राइवेटाइज किया, किसको किया, जो इंडस्ट्री मौजूद थी। अगर होती नहीं तो किसको प्राइवेटाइज करते, कुछ भी नहीं था। तो दोनों समय पर अपने अपने तरीके से इस नीति की उपयोगिता थी। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कहने की कुछ जरूरत है। आप तीनों को समझते होंगे, समझते हैं नहीं समझते हैं? सर एक बार लिबरलाइजेशन बता दीजिए। ओके चलो, मेरे ख्याल से तीनों बता देता हूँ मैं। देखो, तीन चीजें जिस, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, अब भी हम यूज करते हैं। एलपीजी, जो हमारे घर में गैस होती है, एलपीजी गैस, और वो खैर अलग होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम बात कर रहे हैं जो नीति की अर्थव्यवस्था में एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तीनों शब्दों का अलग अलग महत्व है। पहला हम लिबरलाइजेशन पर चलते हैं। सन 1991 से पहले तक हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की थी, जो कि लार्जली सोशलिस्ट पैटर्न पर, एक तरीके से, लार्जली तो खैर नहीं कहूंगा मैं, पर टू सम एक्सटेंट सोशलिस्ट पैटर्न पर डेवलप होने वाली इकोनॉमी थी। सोशलिस्ट पैटर्न में क्या होता है, समाजवादी पैटर्न में, समाजवादी पैटर्न में इकोनॉमी की क्या दशा होगी, कैसी होती है? नहीं, समाजवादी समझ में जो स्टेट होता है वो की पावर होता है, वो कंट्रोल करता है पूरी इकोनॉमी को। किस चीज का उत्पादन होगा, किस चीज का उत्पादन नहीं होगा, किस पर काम करेंगे, किस पर काम नहीं करेंगे, वो सारी चीजों को निर्धारित जो है स्टेट करता है। ज्यादातर इंडस्ट्री, मतलब पूरी तरीके से अगर हम कमांड इकोनॉमी में चलें तो वो फैक्ट्रियां वगैरह सबको जो है सरकार चलाती है। परंतु हमने वो वाली नीति नहीं अपनाई, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। हमने ये कहा कि जो, जिसको कंपनी लगानी है भाई आप अपना बिजनेस करो, परंतु आप कंपनी में क्या बनाओगे वो सरकार आपको बताएगी। क्या बनाओगे, कैसे निर्धारित करोगे। हमने कोटा सिस्टम फॉलो किया कि हमें लाइसेंस दिया जाता था कि आपको ये काम करने का लाइसेंस है। तो लाइसेंस का मतलब क्या हुआ, सरकार बता रही है कि आपको क्या काम करना है, क्या चीज बनानी है। आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो आप क्या बनाओगे, ये हम बताएंगे आपको कि आपको क्या बनाना है। आप अप्लाई करोगे, आपको लाइसेंस मिलेगा, तभी आप उसे बना सकते हो। दूसरा, कोटा, आपको कितना सामान बनाना है वो भी निर्धारित होता था। कितना सामान बनाना है, क्या सामान बनाना है, और कितना बेचना है, ये सब सरकार निर्धारित करती थी। तो ऐसे समय में जो भी कंपनी थी तो उसको हर चीज के लिए लाइसेंस, सबसे पहले तो वो लाइसेंस लेती थी कि भाई हमें काम करने का लाइसेंस दे दो, फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस दे दो। इसीलिए फैक्ट्री लाइसेंस, अब जैसे हम इस शब्द को नहीं सुनते हैं फैक्ट्री लाइसेंस, पहले हर फैक्ट्री के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर पहला लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेने के बाद आपको जो है उसका कोटा लेना पड़ता था कि जी हम इतना सामान बनाना चाहते हैं, तो कहते थे आपको इतना कोटा है, आप इतना बना सकते हो। तो कोटा निर्धारित होता था। तो इस प्रकार से फिर बेचते समय भी जब सामान बन जाता था, उसे देते समय पर भी जो है निकालते समय, बेचते समय भी जो है डिपार्टमेंट होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो चेक करता था। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या था कि जो अधिकारी था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था, बहुत बार वो तंग भी करता था, और इसको बोलते थे इंस्पेक्टर राज। जब हम इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं
तो इंस्पेक्टर राज का क्या मतलब है? पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो एक्साइज इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो ये लोग जब उसको पर अनुमति देते थे तभी वो उस काम को कर पाता था। ऐसे में जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इस नीति को, ये जो रेस्ट्रिक्टिव नीति थी कि हर चीज का लाइसेंस दिया जाएगा, हर चीज का कोटा निर्धारित होगा, इसको गलत महसूस किया गया भाई कि हम क्यों लोगों को बताना चाहते हैं कि वो क्या बनाए। जब तक कि वो कोई अवैध चीज, गैर कानूनी चीज नहीं बना रहे तब तक उन्हें बनाने दो जो बनाना चाहते हो। जैसे आज के समय में आप कोई भी चीज करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, अगर वो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है और कुछ आइटम्स उसमें वो नहीं है तो आप बना सकते हो, कोई आपको उस पर रोक टोक नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से, आपको किसी लाइसेंस अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सामान कितना बनाना है आपको डिसीजन लेना है, आपको किसी से पूछना नहीं है। आप बनाओ, आपको बेचना है, सरकार उसमें दखल नहीं देगी। ऐसा नहीं कि आप ये कहोगे कि सरकार उसमें दखल दे। आपको बेचना है, हो सकता है आपका सामान ना बिके, वो आपकी प्रॉब्लम है, परंतु सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये नीति जो थी जिसके तहत हमने लिबरलाइज कर दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरल बना दिया कि ठीक है हम जो है आपको छूट देते हैं, आप बनाइए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरल बनाया गया। ठीक। दूसरा वो था प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना। 1991 तक हमारी जो ज्यादातर उद्योग थे वो काफी उद्योग सरकार के द्वारा खुद नियंत्रित थे, सरकार के द्वारा चलाए जाते थे। बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी जो सरकार के द्वारा चलाई जाती थी। पीएसयू जिनको हम बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयूज थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज थी। तो ये फैक्ट्रियां जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती थी। अब सरकार के द्वारा चलाने में सरकारी अधिकारी तो सरकारी अधिकारी हैं, हमें सबको पता है वो कैसे काम करते हैं। तो वो काम करते नहीं है तो उससे फैक्ट्री अच्छी चल नहीं पाती हैं, तो उससे उनको घाटा पड़ता है। पर क्योंकि वो सरकार की कंपनियां हैं तो सरकार उनको खुद चलाएगी, मतलब उनको फंड करेगी। ऐसे में ये कंपनियां, फैक्ट्रियां लॉस मेकिंग बहुत सारी हो गई और सरकार को उनको लॉस, उनका जो नुकसान था उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। तो इसलिए सरकार ये तय किया गया कि इनको धीरे धीरे हमें प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना चाहिए, उद्योग धंधों को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहिए कि भाई ठीक है आप करो, आप लोग करो। अगर आपका फायदा होता है तो आपका है, नुकसान होता है तो आपका है। अब जैसे ऑफिसर का नहीं है, ऑफिसर जब किसी भी फैक्ट्री को चलाएगा तो क्या करेगा? अगर मान लीजिए आप एक फैक्ट्री के सीईओ हैं, आपको बंदी बंधाई तनख्वाह मिलती है, 50,000 रुपये महीना मिलता है, तो क्या होगा? एनी आइडियाज? सर हो सकता है हम अपना काम अच्छे से ना करें। क्यों ना करें? क्यों सर नहीं हम करें? एग्जीक्यूट क्योंकि करेंगे। हमें हाँ हाँ बोलो। सर नहीं उसको बोलने सैलरी देते हैं। हाँ, फिक्स रहेगा, अच्छे से मिलेगा काम नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता नहीं, इस बात की काफी संभावना है। जैसा मैं मानवीय स्वभाव को समझ पाता हूँ, मुझे लगता है इस बात की बहुत संभावना है कि वो अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों अच्छा काम नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ये 50,000 रुपये की तनख्वाह मिलनी है, मेरी तनख्वाह तो फिक्स है, मैं चाहे काम करूं या ना करूं। मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं बहुत मेहनत करूं, मैं बहुत मेहनत ना करूं, मुझे मिलेंगे 50,000 रुपये। कंपनी को हो सकता है 1 करोड़ का फायदा हो जाए या 1 करोड़ का लॉस हो जाए, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 रुपये। तो मैं किस चीज में इंटरेस्टेड होऊंगा? इंसान का स्वभाव है कि वो थोड़ा आलसी होता है। तो अगर उसे लगेगा कि मेरे को मेहनत नहीं करनी है तब भी मुझे 85,000 रुपये मिलेंगे, तो मेजॉरिटी लोग इसे चूज कर लेंगे। हम अधिकतर, बहुत थोड़े से लोग हो सकते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हो
वो इसे चूज कर ले, नहीं तो अन्यथा ज्यादातर लोग इसको चूज कर लेंगे कि ठीक है ये अच्छा तरीका है जिसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी और हमें वो भी मिलेगा, पैसा भी मिल रहा है। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो ऐसे में ये समझ में आया सरकार को कि ये जो ऑफिसरों के हाथों में है, सरकारी हाथों में जो चीज है उसमें लॉस होना, इसमें ऑफिसर की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की बात है। एक सिस्टम उस फैक्ट्री को चला रहा है और उस सिस्टम में नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, जिसमें कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर उसको फायदा हो या नुकसान हो। परंतु अगर वो प्राइवेट हाथों में होती है तो लोगों को फर्क पड़ता है कि हाँ हाँ यार हमारे को नुकसान हो गया या फायदा हो गया। तो ये अंतर है और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन किया गया कि कंपनियों को प्राइवेट किया जाए, प्राइवेट हाथों में दिया जाए, जिससे कि वो अपना लॉस और प्रॉफिट वो देखें। अगला है ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ये वही है जो हमसे पहले यहाँ से चर्चा शुरू हुई थी कि जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी को बंद कर लेते हैं। हम निश्चित रूप से हमारे देश में कोई सामान नहीं बेच पाएगा, पर क्योंकि हम अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो जब हम अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं तो सामने के, अब हम बाहर नहीं जा सकते, कोई हमारे देश में नहीं आ सकता तो हम भी बाहर नहीं जा सकते, ये बात तय है। तो ऐसे में हमें कुछ चीज का फायदा होता है तो कई चीजों का नुकसान भी होता है। तो उसी नुकसान को बचाने के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन किया, हमने अपने दरवाजे खोले कि ठीक है हम अपना दरवाजा खोलते हैं, आप भी आ सकते हो हम भी जा सकते हैं, ऐसे में हमारा सामान भी जाएगा और आएगा। तो ये तीन चीजें हमने की। LPG। इस पर किसी का कोई कमेंट, राय, समझ ना आई हो, कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, ये सारे इसके बाद में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म धीरे धीरे लाए जाए गए कि किस प्रकार धीरे धीरे हमने डी रिजर्वेशन की पॉलिसी पहले हेलो सर। सरकार। हाँ सर जो निजीकरण, सर क्यों निजीकरण भारत के लिए बुरा है सर? निजीकरण भारत के लिए बुरा है मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि निजीकरण अच्छा है। आज के समय में जो विचार है वो ये है कि निजीकरण अच्छा है। सर प्राइवेटाइजेशन से कोई नुकसान है क्या? प्राइवेटाइजेशन से कोई नुकसान है? प्राइवेटाइजेशन से देखो, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा बहुत आपको नुकसान लग सकता है, उनके अनुसार लॉन्ग टर्म में फायदा है। लॉन्ग टर्म में ये फायदा होता है कि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इकोनॉमी है वो सेल्फ मोटिवेटेड इकोनॉमी होती है। आपका कारखाना है, आपकी दुकान है, मान लीजिए आपने एक दुकान खोल रखी है, इसकी आय बढ़े, इसकी हर हर महीने, हर साल इसकी आय, इसमें से आमदनी बढ़े, इसके लिए आप कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर कोशिश। है ना, आप लगातार कोशिश करेंगे कि भाई हर बार मेरी आमदनी, इस साल मैंने 100 रुपये कमाए, अगले साल में 120 कमाऊं, है ना, लगातार कोशिश करते हैं आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। ठीक, आप लगातार ये देखते तो हैं, ऐसा चीजों को पहले कंपटीशन को चेक करते हैं कि भाई किस किस तरीके की नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आपको ये दुकान में सरवाइव करना है, compete करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीजें नई आ रही हैं, जल्दी से जल्दी अपडेट करना। आपको एफिशिएंट बनना, कम से कम लोग, आप अपनी दुकान में कितने लोग रखेंगे? 10 लोग रखेंगे, एक रखेंगे, कितने रखेंगे? आप कम से कम लोगों में काम कराना चाहेंगे, तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? अगर आप ये दुकान चला रहे हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है और आप ज्यादा सामान सर हम जल्दी फिर से इन्वेस्ट करेंगे वहां पे और फिर से प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा, वो भी एक बात है। ठीक है, ये प्रॉफिट आपका आ रहा है, आपकी दुकान वैल्यू एडिशन कर रही है, तो इससे हमारी मेरी जो पाई थी वो और बड़ी होगी। आपकी जब प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी,
हाँ, ऐसी मान लीजिए एक नहीं 1 करोड़, 1 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर आपकी बात सुनेंगे। 1 करोड़ दुकानें हैं, हर दुकान जो है हर साल जो है लेट से 10,000 रुपया अपनी आमदनी बढ़ा रही है, 1 लाख रुपया आमदनी बढ़ा रही है, तो हर साल 1 लाख करोड़ की आमदनी हमारे देश की बढ़ जाएगी। तो मेरी पाई जो है जो इतनी थी वो अब इतनी हो जाएगी अगली साल। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पाई बड़ी होती रहे, ठीक है, मेरा जीडीपी बड़ा होता रहे, तो अल्टीमेट ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट इकोनॉमी ना हो कि पब्लिक इकोनॉमी होगी, मैंने इस दुकान में एक सरकारी कर्मचारी को बिठा देते हैं, आप ही की दुकान पर एक सरकारी कर्मचारी को रख देते हैं, एग्जाम कर देते हैं एसएससी के तहत, जो है दुकानदार की पोस्ट निकालते हैं, एक दुकानदार को यहाँ पे बिठा देते हैं, तो क्या होगा हमारी दुकान का क्या होगा? अब सोचिए कैसी दुकान है जो कि एक हमारा एसएससी का अधिकारी चला रहा है, क्या होगा उसमें? उसे फिक्स सैलरी मिलेगी और वो सही से फिर काम नहीं करेगा। भाई उसको सैलरी मिलेगी तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी आमदनी बढ़े, क्योंकि उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ेगी, उसकी तो वो उसको तो बस उतने ही पैसे जो भी उसको तनख्वाह मिलनी है वो मिलेगी। हमारी हर साल कुछ आमदनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वो कंपटीशन अगर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उसके लिए काम करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन बढ़े चाहे हमारी दुकान फायदे में जाए नुकसान में जाए, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो तनख्वाह मिलनी है। वो एफिशिएंसी के लिए कभी काम नहीं करेगा, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुकान में भर दो, अरे यहाँ पर आदमी नहीं है, इस काम को मैं नहीं करूंगा, इस आदमी के काम के लिए एक और आदमी लगाओ, उस काम के लिए एक और आदमी लगाओ, इसके लिए एक और आदमी लगाओ। जब आपकी अपनी दुकान होगी तो आप जो है कमर पर बोरा भी लाद के उतार देंगे, और कुछ और भी काम होगा वो कर देंगे, झाड़ू भी शायद लगा लेंगे आपकी, क्योंकि आपकी अपनी दुकान है। परंतु अगर वो सरकारी दुकान है तो क्या होगा, भाई ये तो आज झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आया, मैं तो नहीं झाड़ू लगा सकता, मैं तो सामान नहीं उतार सकता। ये सबको मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप सोच के देखो। तो क्या होगा ऐसे में वो दुकान धीरे धीरे, या फिर ये होगा कि भाई एक सफाई कर्मचारी की नौकरी लगाई जाएगी, जब सफाई कर्मचारी की नौकरी लगेगी तो उसकी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। फिर एक लोडर को लगाया जाएगा, अब लोडिंग अनलोडिंग हर वक्त तो होती नहीं दुकान में, कभी कभार भाई 10-5 दिन में सामान आता जाता है, तो लोडर 15 दिन तक बैठा रहेगा, हफ्ते में 1 दिन काम करेगा। तो ऐसे करके हम जो है अपनी दुकान को लेस एफिशिएंट बना देंगे और हमारी दुकान फिर डूब जाएगी। और जब दुकान डूब जाएगी तो क्या डूब जाएगा, ये हमारा पाई, क्योंकि ये पाई वापस फिर छोटा हो जाएगा या इतना ही रहेगा। तो हमारे लिए ये समस्या है। अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए जो आप कहना हेलो चाहते सर। हेलो हैं। सर। हाँ, अब सर निजीकरण से के नुकसान भी तो है सर कुछ। बताओ। नहीं नुकसान है, निश्चित रूप से नुकसान है, कोई भी चीज देखो एक तरफा नहीं होती है, हर चीज के। गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट कोई भी अब सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, तो उसमें जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी उसमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो उसका तो पूरा दोष गवर्नमेंट का ही है, ना कि सरकारी कंपनियों का है सर। किस चीज का करप्शन, बेचते समय जो करप्शन है उसकी बात कर रहे यस सर, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंदर में जो भी गवर्नमेंट कंपनी आती है, जैसे ओएनजीसी है, ये सब भी उसमें जो करप्शन होता है, और उसमें जो भी वर्क करप्शन, उसका तो पूरा दोषी गवर्नमेंट ही ना, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और फिर प्राइवेटेशन के वो प्राइवेट कर रही है, तो यानी गवर्नमेंट उसको संभालने में विफल हो रही है, तभी ये प्राइवेटेशन कर रही है सर। हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार विफल हो रही है, पर सरकार क्या है? देखो जब तक हम मूल सवाल से भटकते रहते हैं ना तब तक हम कुछ चीजों में हम बहुत ही कंफ्यूज हैं, हमें कंफ्यूज किया गया है, हम खुद खुद कंफ्यूज हैं। सरकार क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? बताओ। सरकार होती क्या है? देखो सरकार जैसा हम संविधान से भी अपने शब्द लेते हैं, वी द पीपल, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है
क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से देखें, सरकार ये नहीं है कि जिनको हम चुन लेते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट है, ये एग्जीक्यूटिव है। सरकार अगर देखा जाए तो है क्या, सरकार है कौन? क्या हम सरकार में कुछ हैं या नहीं है? हम सरकार के बाहर हैं तो क्या सरकार से बाहर हैं? हम भी सरकार हैं। तो जो विफल हो रहे हैं वो हम खुद विफल हो रहे हैं। हम इस करप्शन को चेक करने में फेल हो रहे हैं। हमें पता है कि वहां पर ये चोरी हो रही है, हम उस चोरी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए भाई? हमें ये पता है कि ये दुकान में से चोरी होती है, हमने दुकान खोली थी, उस दुकान से चोरी होती है, अब क्या करना चाहिए? सर उसको तो रोक लगनी चाहिए सर। तो कैसे रोकना चाहिए? वही कह रहा हूँ ना, रोकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चोरी रोकी जानी चाहिए। चोरी रोकी जाने के क्या तरीके होने चाहिए? चोरी रोकने के लिए हमें एक और पुलिस लगा देनी चाहिए, एक सिपाही को या गार्ड को खड़ा कर देना चाहिए, वो चोरी रोकेगा। अब वो गार्ड या पुलिस जो भी है वो भी उस चोरी में शामिल हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, मेरे को भी जो है, जब भी कोई चोरी करोगे तो मेरे को 10% पैसा दे जाना, ले जाओ। तब ये भी उसमें शामिल हो गया इस चोरी में। अब इसका क्या करोगे? इसके लिए अब इसको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। ये चोरी रोकने के लिए जो चोरी हो रही थी, मान लीजिए आपकी दुकान से हर महीने आपको पता है कि 50,000 रुपए की चोरी होती है। लेट से आपकी कोई दुकान है, आपको पता चल गया कि चोरी होती है हमारे यहाँ, 50,000 रुपए की चोरी होती है। आपने एक गार्ड को रखा। अब ये गार्ड फ्री में तो काम करेगा नहीं, पैसा लेगा। ये आपसे लेट से 15,000 रुपये या 10,000 रुपये लेता है। 50,000 रुपये की चोरी और 10,000 रुपये ये। अब बाद में धीरे धीरे करके ये गार्ड भी चोरी की में शामिल होने लग गया। थोड़े समय तो ठीक काम किया, फिर ये भी शामिल हो गया चोरी में। अब ये 10,000 रुपया भी ले रहा है आपसे और चोरी का अपना शेयर भी ले रहा है। क्या देता है कि भाई ठीक है, जब चोरी करोगे तो मुझे 10% मेरे को भी हिस्सा देना। अब इसको चेक, इन दोनों को चेक करने के लिए एक और चीज लगाई जाए कि भाई ठीक है, अब हम कोई जांच एजेंसी बिठा देते हैं। जांच एजेंसी आ जाती है और जांच एजेंसी कहती है ठीक है, हम चेक करेंगे, पर हमें 20,000 रुपया दो। अब वो 20,000 रुपये लेती है। हो सकता है आपकी ये पुलिस, आपकी ये एजेंसी जितने की चोरी नहीं हो रही उससे ज्यादा की ज्यादा पैसा वो ले जाएंगे। आप लोगों ने सभी ने एक व्हाट्सएप बहुत अच्छा देखा होगा कि मतलब फनी है थोड़ा सा, कि वो चीटी चीटी या कोई भी मधुमक्खी या चीटी वो काम करती हैं अपने, मतलब जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है कि ये चीटी जो है काम करती हैं। तो चीटियां जो काम करती हैं उनका एक रिपोर्ट आता है कि भाई इस वर्ष हमारा उत्पादन कम हो गया है। तो उनका उत्पादन कम हो रहा है तो उस उत्पादन को चेक करने के लिए एक और मकड़ा रखा जाता है। वो मकड़ा ये देखेगा कि ये जो है ये लोग ठीक से काम करें। अब वो ठीक से काम करने के लिए जो है वो वो कहेगा कि नहीं, इसके लिए हमें ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक एजेंसी को हायर किया जाएगा। और अल्टीमेटली उस पूरे व्हाट्सएप में मुझे पूरा क्रोनोलॉजिकली अच्छे से याद नहीं है, तो आखिर में वो कहता है कि ये मक्खी को या चींटी को ये काम नहीं कर रही है, ये आलसी है, इसको निकाल दिया जाए। जो बाकी लोग हैं, जो सुपरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो मकड़ा बनाया या उसके ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे, और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वो उसके ऊपर बनाया गया। जो मेन की स्ट्रक्चर है, मेन की चीज क्या है, हमें एक काम है वो कराना है, वो काम होना है। वो काम कौन कर रहा है? वो चीटी कर रही है। तो आखिर में उस चीटी को ही निकाल दिया जाता है कि इस चीटी को बर्खास्त किया जाए, ये चीटी काम नहीं करती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम प्रोसेस बनाने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। ऐसा ही हम कई बार यहाँ कर बैठते हैं ये चोरी रोकने के लिए, क्योंकि ये चोरी कौन है? सरकार मैं हूँ, तो मुझे इंश्योर करना है कि भाई ये चोरी ना हो। अब ये चोरी रोकने के चक्कर में मैं इतने लोगों की जितनी फौज बनाऊंगा, ये पता चलेगा कि जितने की तो चोरी नहीं हो रही थी जितने का ये लोग मुझे और एडिशनल लोड दे देंगे। तो एक अच्छा तरीका यही है कि भाई मैं एक ऐसा सिस्टम, देखो कोई भी चीज सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम से काम कर पाती है। चीजें सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम।
सिस्टम हमेशा सेल्फ गवर्निंग होते हैं, उन्हें किसी को चलाना नहीं पड़ता। जैसे दुकान है, एक प्राइवेट दुकान है, सरकारी दुकान क्यों फेल हो जाती है और सरकारी प्राइवेट दुकानें क्यों सफल हो जाती हैं? जबकि प्राइवेट दुकान के पास पैसा भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, सरकार की बड़ी धमक है, सरकार किसी चीज में हाथ डालेगी तो लोग उस पर विश्वास रखते हैं, परंतु तब भी वो फेल हो जाती हैं और प्राइवेट शॉप चल जाती हैं, प्राइवेट चीजें चल जाती हैं। क्यों चल जाती हैं ऐसा? वो कारण ही सर क्योंकि प्राइवेट शॉप में सर सिस्टम बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। सर उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट उसको अच्छा से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सेल्फ मोटिवेशन है। इसके अंदर एक इंजन लगा हुआ है जो कि हमारे पब्लिक शॉप में नहीं होता। अगर हम सरकार की दुकान की बात करेंगे, वहां ये इंजन मिसिंग होता है। किसी को फर्क नहीं है कि इसका कोई प्रॉफिट हो ना हो, पर यहाँ पर एक सेल्फ मोटिवेशन है जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट के लिए वो आदमी अपने आप काम करते रहेगा। जो छोटी दुकानें होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, वहां पर जो छोटा व्यापारी होता है वो क्या करता है? अगर आप कोई भी छोटे व्यापार से जुड़ेंगे, वो अपना सामान तो बेचना उसका काम है ही है, दुकान चलाना उसका काम है, दुकानदारी करना। उसके अलावा भी क्या क्या करता है वो? अकाउंटेंट का काम वो खुद कर लेता है, यस सर। किताब जोड़ने का काम वो खुद कर लेता है। कभी कभी वो सामान, छोटा मोटा सामान आता जाता है तो उतारवाना चढ़वाना, ये काम भी तो एक तरीके से लोडर का काम भी वो कर लेता है। झाड़ू फटका जो ये अपना सर मल्टीटास्कर होता है वो। मल्टीटास्कर होता है, साफ सफाई भी कर लेता है। ठीक है। रिसर्च R&D भी वो खुद कर लेता है, क्या चीज नई आ रही है, क्या चीज नई बन रही है, क्या करूं इसको बेहतर करूं। तो हम ये देखें कि हमारा जो व्यापारी है वो एक मल्टीटास्कर है। क्यों है वो मल्टीटास्कर? क्या मोटिवेशन है उसको? क्यों वो ये सारे काम कर लेता है? कोई भी आदमी और किसी भी प्राइवेट पब्लिक शॉप में आप देखेंगे ये नहीं होगा। सरकार की दुकान में सर टू गेट प्रॉफिट। बताएगा कि जी मेरा काम क्या है, मेरा काम रिसेप्शन पे बैठना है, मैं केवल कैश काउंटर संभालूंगा, इधर क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं देख सकता इसको, इसके लिए आप किसी और को बुलाइए। ठीक है। तो यहाँ जो ओनरशिप है वो नहीं है, यहाँ पर हमारी ओनरशिप हमारे काम तक की ओनरशिप है। ये हमारी ओनरशिप किसकी है कि भाई मैं तो, मेरा काम क्या है, मेरे को अगर मुझे अकाउंटेंट की नौकरी लगी है तो मैं अकाउंटेंट का ही काम करूंगा। मैं लोडिंग क्यों करूंगा, मैं साफ सफाई क्यों करूंगा, मैं उसको सेल क्यों करूंगा, मैं R&D क्यों करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा। करूंगा क्या? सेम दुकान, सेम आमदनी, सब कुछ सेम, बट स्टिल वही आदमी, एक ही आदमी है ना? ऐसा नहीं कि आदमी बदल जाता है, बट वही आदमी ये करने लगता है, वही आदमी नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? ये बहुत ही व्यवहारिक और मतलब हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल इशू है या नहीं, या मैं कुछ एग्जेजरेट कर रहा हूँ? सर गवर्नमेंट शॉप में सर सबका सैलरी फिक्स रहता है, इसलिए वो लोग नहीं उतना इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, तो इसको हम दूसरे तरीके से, ये सैलरी फिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओनरशिप का प्रॉब्लम है। या सर लेजीपन आ जाता है उसमें। हाँ, तो लेजीपन एक स्वाभाविक चीज है, हमें लेजी, आलस करना, लेजीपन आता नहीं है, लेजीपन होता है। हम सब स्वभावतः लेजी होते हैं। क्या आपके अंदर ये मोटिवेशन ना हो कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आप अभी बैठे होते यहाँ पर, मेरे ख्याल से चद्दर तान के आराम से सो रहे नो होते, सर। है ना? बहुत सारे आपके साथी अभी सो रहे होंगे, आपके हम उम्र लोग बहुत सारे बढ़िया तरीके से मजे से जो है ठाठ से सो रहे होंगे। आप सुबह सुबह ये चला के बैठे हुए हैं और टाइम अपना खराब कर रहे हैं। कोई घूम रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई पड़ा हुआ होगा, कोई PUBG खेल रहा होगा। खेलते हो आप लोग PUBG? नो सर। खेलते हैं? क्यों नहीं खेलते? आपके हम उम्र के ज्यादातर लोग, मतलब मेरे ख्याल से काफियों के तो ज्यादा उम्र नहीं होगी, 20 से 25 साल के लोग यही सब तो काम करते रहते हैं, 10-10 बजे 12-12 बजे तक सर वो उठना। गेम बहुत अग्रेसिव बना देता है। हाँ, पर उसका सर कारण टाइम क्या है? टाइम वेस्ट।
फोर्स क्या है, फोर्स क्या है? टाइम भी नहीं सर, इंटरेस्ट उद्देश्य ये है कि बहुत ज्यादा फोर्स, खराब है सर वो गेम। मतलब फोर्स क्या है, क्यों हम जो है, क्या है जो हम, हमारा एक मोटिवेशन है, एक उद्देश्य है, वो मोटिवेशन सेल्फ हमारे मोटिवेशन है सर। लेजीनेस को कम कर रहा है। हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारी लेजीनेस को कम कर रहा है। परंतु अगर हमारे को दो ऑप्शन हो, आदमी हमेशा स्वभाव से बहुत चालाक होता है। अगर मान लो आपको बिना कुछ मेहनत किए आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, तो आप उठ के बैठेंगे? या पर्ची डाल के बना दिया जाए तो आप उठ के बैठेंगे? पढ़ाई करेंगे? नो नहीं करेंगे। सर। क्यों करेंगे भाई? आराम से बन जाएंगे अपने आप। अगर तनख्वाह, मतलब बिना काम करे तनख्वाह मिले और काम करके तनख्वाह मिले, तो इंसान क्या करेगा? हम प्रैक्टिकल उससे सोचे हैं। भाई मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, कि आपको काम करके भी उतनी तनख्वाह मिलती है, काम ना करके भी उतनी तनख्वाह मिलती है, तो कैसे करोगे? क्या करोगे आप? मेरे समझ काम में नहीं हर सर काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे ना सर। कर, ना करना ही पसंद करेगा। ये हमारी नेचर है, ये मतलब हमारे जीन्स के अंदर होता है, बायोलॉजी है ये। तो हम नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। तो हमें अगर एक सिस्टम की बात करनी है, एक नेचुरल सिस्टम की बात करनी है, तो ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन एक बेटर सिस्टम है। बट ये यहाँ पर एक वो भी है कि यस, देयर कुड बी सम बेटर इंस्टीट्यूशन देन प्राइवेटाइजेशन। ऐसा नहीं कि जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यही अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन है। इससे भी बेहतर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। मे भी हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं या उनको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, पर वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। तो प्राइवेटाइजेशन लार्जली हमारी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। इसी कॉन्टेक्स्ट में सर हमने जैसे कि हाँ सर जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, हाँ उसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी प्राइस जो है कि वो खुद सेट करेंगे। हाँ तो हो सकता है गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइस रखे, जिस प्राइस में गवर्नमेंट देती थी उससे ज्यादा प्राइस में दें। तो ठीक है। इससे फिर बेनिफिट मतलब कि जो लोअर पीपल है, गरीब पीपल है, उन लोग को नहीं मिलेगा वो चीजें। तो हो सकता है जो हमारा पाई है उसकी वैल्यू कम हो जाए धीरे धीरे। हाँ हाँ। ये भी प्राइवेटाइजेशन का बैड इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसका दूसरा मैं बैड इफेक्ट, जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे हम एक दूसरा भी तो एक काम यहाँ गलत कर रहे हैं। हम अपने जो लोअर, सो क्योंकि एक बात बताओ कि इज देयर समथिंग कॉल्ड लोअर पीपल, अपर पीपल? ऐसा होता है क्या? नो सर, लोअर इनकम पीपल होता है। लोअर इनकम वाले भी कैटेगरी में बात करूं, मैं कहूं कि भाई क्या लोग नेचर ने, जब नो नेचर हमें, सर, नेचर ने नहीं बनाया। तो क्या हमें फर्क करती है कि कोई आदमी लेस कैपेबल होगा, कोई आदमी ज्यादा कैपेबल होगा? या होता है ऐसा या नहीं होता है? नहीं या होता है। इक्वली कैपेबल? देखो, परफेक्टली इक्वली कैपेबल तो नहीं बनाती नेचर भी। ऐसा नहीं है कि इंसान, क्योंकि नहीं तो हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसा तो नेचर नहीं करती। नेचर क्या करती है, किसी के अंदर कोई गुण दे देती है, किसी के अंदर कोई गुण दे देती है, किसी को कुछ और गुण देती है, सबको कुछ कुछ गुण दे देती है अपने अपने तरीके से। ठीक है, सबको कुछ कुछ देती है। कोई गणित में तेज होता है, कोई बायोलॉजी में तेज होता है, कोई किसी चीज में, कोई बोलने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है। हर आदमी के अंदर एक गुण है, हर आदमी की। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कैपेसिटी वाइज कम हो। अब एक चीज, जैसे हमने अभी उदाहरण हमारे साथी ने दिया कि जो हमारे सरकार है, सरकार एक कीमत पे कोई चीज दे रही है, कम कीमत पे कोई चीज दे रही है, या कोई सब्सिडी दे रही है किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को। क्या वो ये सब्सिडी देकर, कम कीमत पर देकर, जैसे हमारी इकोनॉमी है, सरकार ने भाई एक चीज है, एक वस्तु के काम दाम जो है, मान लीजिए 20 रुपया होना चाहिए, उसने कहा कि नहीं, गेहूं का दाम 20 रुपया होना चाहिए, हम 15 रुपया किलो में देंगे।
ये देना ही क्या पर्याप्त या सही तरीका है? ये चलो, अब भिखारी कैसे बनते हैं, लेट्स से इस पर बात कर लेते हैं। भिखारी कैसे बनते हैं? सड़क सर पे कोई कुछ दे देता है तो वो भीख में देता है तो उसको भिखारी बोलते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, मतलब फिर ये एक आदमी होता है, जरूरतमंद होता है। पर ये जो ऐसे भी तो लोग होते हैं कि भाई देखो, एक होता है जरूरतमंद। जरूरतमंद और भिखारी में क्या अंतर हो सकता है कल मैं भी ऐसा समय आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मेरे पास खाने को पैसा ना हो, मेरे को मांगना पड़े। ठीक है, तो आप मुझे किस कैटेगरी में डालोगे दोनों में से? जरूरतमंद। जरूरतमंद। मांग मैं भी रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं भी वहीं खड़ा होकर मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को पैसा दे दो या खाना दे दो, और ये भी मांग रहा है। तो मैं जरूरतमंद क्यों नहीं हूं, मैं भिखारी क्यों नहीं हूं? मैं भी तो भिखारी हूँ भाई, भीख तो मैं भी मांग ही रहा हूँ। सर वो भिखारी कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बस लेते जा रहा है। हाँ, यहाँ पर दोनों में ये अंतर है कि भाई ये अपनी नीड को, टेम्परेरी नीड को पूरा करने के लिए जरूरतमंद आदमी मांगता है और कोशिश करता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, जितना जल्दी बाहर निकल जाएगा और फिर वो अपने लिए अपनी अर्निंग खुद कर लेगा। मैं ऐसा नहीं कि हमेशा वहीं पर रहूंगा, उस समय मेरी नीड है, मैं मांग रहा हूँ, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं वहां से बाहर निकलूंगा और बाहर निकल के वहां पर चला जाऊंगा। पर एक भिखारी क्या होता है? भिखारी वो व्यक्ति सर होता इसकी है भी जो तो लगातार उसी ट्रैप में फंसा रहता है, चाहकर और अनचाहे तरीके से। ठीक है, वो जानकर या अनजाने में, उसको खुद भी नहीं पता चलता। काफी कई सारी हमारे यहाँ जातियां ऐसी हैं जिनको ये काम हिस्टोरिकल, क्योंकि उसके फैमिली में ये काम होता आया है, वो देखता है कि भाई हमारा तो ये काम है, हमें जाना है, हमें ये करना है, जैसे मांगना है और हमें मिलता है, बस हमारा यही हमारी जीविका है, ये जीविका है हमारी। तो हमारे इसमें हम क्या भिखारी के साथ कुछ अन्याय तो नहीं कर रहे हम? कभी किसी की जरूरत को पूरा सर हो कर, सकता है उसकी भी बेसिक नीड ना पूरी हो रही हो, इसलिए भिखारी ही हो। क्या नीड ना पूरी हो रही हो? नहीं, पर नीड ना बेसिक। पूरी होने के कारण भी तो है, क्योंकि वो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, उसको वो निकलने की भी कोशिश नहीं कर रहा, वो उसी के अंदर मस्त है, उसे ठीक है वो जो मिल रहा है, उसे पता नहीं है कि इस दुनिया से बाहर भी कुछ है। भिखारी के साथ हम जो जो लोग मांग रहे हैं उनके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, हम उनको रास्ता नहीं दे रहे कि भाई आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो जाओगे तो ये 10, 2, 4, 5, 10 रुपया जो आप मांगते हो खाने के लिए, आप थोड़ा सा काम कर लो, कुछ हुनर सीख लो, पढ़ाई कर लो, बच्चा है तो आप हो सकता है आज आप अपनी गुजर 1000 रुपए में कर रहे हो, आप कल 10,000 रुपया कमाने लगो, 50,000 रुपया कमाने लगो, और आप बढ़िया तरीके की आराम की जिंदगी जी सको। परंतु कोई उसे ये सिखा नहीं रहा, कोई उसे बता नहीं रहा है। कभी कभी सर मतलब जब अगर उसकी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब उसकी सर बेसिक नीड ही नहीं पूरी। हम प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात को देखेंगे तो मुझे ये कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। जो लोगों के अंदर क्षमता है, क्योंकि इस क्षमता को स्टिमुलेट करने का, आपको मोटिवेट होने का जो कारण है वो खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आकर आपको कम कीमत में कोई चीज दे दी, ठीक है, जितनी इसकी वैल्यू होनी थी उससे कम में दे दी, तो मैंने आपकी क्षमता को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अगर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से ही काम करता है, जैसा हमने अभी भी बात की, अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई कर कर इम्तिहान पास होता हो तो आप क्या 8 घंटे पढ़ाई करेंगे? 2 किताब पढ़कर जो एग्जाम नो पास सर। होता है उसके लिए क्या आप 8 किताब पढ़ते हैं? हमारे जो पढ़ाई की व्यवस्था है ग्रेजुएट लेवल पे, मैं देखता हूँ उसको खराब करने का एक बड़ा कारण हम खुद हैं। जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी ऐसी छोटी छोटी कुंजियां चलती हैं, जो रेगुलर ग्रेजुएट बीए बीएससी वाले बीए वाले बच्चों का तो मैंने देखा है, कुछ ऐसी छोटी कुंजियां आती हैं, बाकायदा छोटी, इतनी छोटी होती हैं वो, मतलब उनमें गिनती के पन्ने और बहुत छोटी सी बड़ी सस्ती सी आती हैं। वो बच्चे उस इम्तिहान से पहले उसको खरीदते हैं, ठीक है, हफ्ता भर पहले खरीदते हैं, 10 दिन पहले खरीदते हैं, केवल वो कुंजी में 10 सवाल पढ़ते हैं,
उसमें 10 ही सवाल लिखे होते हैं, मास्टर साहब बता देते हैं कि ये वाला सवाल आएगा पेपर में, वही तैयार करके आते हैं, उतना ही पढ़ते हैं और वही पेपर दे आते हैं। सर 1 वीक सीरीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 1 वीक सीरीज। 1 वीक सीरीज। अब मतलब पेपर के लिए बस। पर ये अब ये जो काम किया जा रहा है उस बच्चे के साथ, ठीक है, अब आप अगर 1 घंटा पढ़ के पास कर लेंगे तो आप 8 घंटा पढ़ेंगे क्यों? नहीं पढ़ेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। अब जो ये व्यवस्था है, ऐसी जो व्यवस्था, ये कुंजी वाली व्यवस्था, क्या उस बच्चे के साथ न्याय कर रही है, अन्याय कर रही है? अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कर रही है, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है वो 8 घंटे पढ़ सकता है, पर उसको वो 1 ही घंटा में पढ़ के पास कर रही है। तो वो उसकी जो आप अन्याय, उसकी आदत खराब करना, जिसे हम कहते हैं ना आदत खराब करना, उसको क्षमता से कम करने की आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और फिर वो अपनी क्षमता से कम काम करता है। जब वो अपनी क्षमता से कम काम करेगा, जो उसकी कैपेसिटी है उससे कम काम करेगा, तो आपका ओवरऑल सारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर ये जो पॉलिसी है इसमें ऐसा होता है। तो हमारी ये जो ओवरऑल सोच है, देखिए हमें इकोनॉमी को काफी हद तक बदल के देखना होगा। ये जो इकोनॉमी में हमारी समझ है कि हमें कोई कुछ देगा, हमारे को सरकार कुछ करेगी, ये वाला तरीका बहुत गलत है। मैं 2 चीजों से बड़ा, मतलब आप में से कुछ कुछ मुझे इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मैं 2 चीजों से बड़ा दुखी होता हूँ। एक सरकार के कॉन्सेप्ट से और एक भगवान के कॉन्सेप्ट से। ये 2 कॉन्सेप्ट से मैं बड़ा दुखी हूँ। दोनों को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सरकार क्या होती है आप पूछिए, ज्यादातर लोग नहीं, हम क्लियर नहीं है व्हाट इज सरकार, गवर्नमेंट है क्या? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार है? क्या जो केंद्र में बैठे हैं वो सरकार है? उन्हें वो अपने को बोलते हैं केंद्र सरकार, या तो क्या वो मिनिस्टर सरकार होते हैं? ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। सरकार हम मानते किसको है? सेम चीज जब तक भगवान के कंसेप्ट हो। प्लीज मुझे इस चीज के लिए क्षमा करना। आप में से कुछ लोगों का फेथ थोड़ा बहुत, मैं किसी के फेथ को वो नहीं करना चाहूंगा, पर मेरा कहना है कि देखिए अगर कोई चीज आपको कमजोर कर रही है तो वो आपके साथ न्याय नहीं कर रही, वो आपके साथ अन्याय कर रही है। सरकार और भगवान ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे साथ यही अन्याय कर रहे हैं। सरकार भी हमारे को ये ड्रीम देती है कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, ऐसा होगा। भगवान से भी लगभग हमारी ऐसी अपेक्षाएं होती है कि वो हमारे लिए ऐसा कुछ कर दे। मेरा कहना ये है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भगवान, जैसे बहुत एक थॉट ये भी है कि अगर भगवान कहीं कुछ है तो वो हमारे भीतर ही है। ठीक, हमारी जो भगवान की नेचर ने, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें सफिशिएंटली एम्पावर करके भेजा है, सफिशिएंटली एम्पावर किया है उसने हमें। उसने किसी तरीके से हमें कमजोर नहीं छोड़ा। हमारे ही जैसा कोई आदमी होता है जो कहीं कुछ बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई जो है हमारे ही जैसा आदमी होता है जो खेल में वो बहुत बड़ा पदक जीत रहा होता है, कोई कहीं कुछ और कर रहा होता है, वो भी हमारे जैसा ही आदमी है। वो भी हमारा कोई आईएएस बन रहा होता है, वो भी हमारे जैसा ही आदमी है। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसमान से उतरने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वो हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है, बिल्कुल हमारे जैसा। उसमें और हमें कोई अंतर नहीं होता। जो फर्क है वो सिर्फ यही होता है कि वो अपनी जो शक्तियां होती हैं, उसके भीतर जो शक्ति है उसका सदुपयोग करता है, उसको यूटिलाइज करता है, चैनलाइज करता है, उसका इस्तेमाल करता है। कभी कभी मैं ऐसा मानता हूं कि ये 2 जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमें अपनी शक्ति से अनभिज्ञ रखते हैं। क्योंकि जब हम किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, मेरे पापा ये काम कर दें, ये कोई काम कर दे, तो कहीं ना कहीं मैं अपने उस काम करने की शक्ति को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सरकार से भी हमारा ऐसा ही रिलेशन है। सरकार से हम क्या है कि बहुत चीजों को, खासकर में ये खराब आदत रखी भी गई है, हमें सरकार पर कम निर्भर होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ सरकार से ऊपर उठना चाहिए। सरकार से ऊपर उठ के कि नहीं, हम अपने लिए खुद कहीं ना कहीं नीश बनाएंगे।
सरकार का काम, मैं मानता हूं कि सरकार अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक चीजों तक रखे, वही ठीक है। इट्स बेटर कि हम वो जो फ्री मार्केट और लेसिस फेरे तक रखे, वो अपना काम ठीक कर दे, बस इतना कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। व्यवस्था बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम सरकार के को करके दे देंगे, हम उनको सरकार को टैक्स कमा के और दे भी देंगे, उल्टा देंगे हम अगर जिस समय ये माइंडसेट सोचने लग जाएंगे कि हम उल्टा सरकार को देंगे, तब हम अपने आप जो है बहुत सारी चीजें कर लेंगे। क्योंकि हम में से आपको लगता है कि मुकेश अंबानी और आप में कोई अंतर है, तो आप बहुत भारी भूल कर रहे हैं। एक्सेप्ट उसकी एक हिस्टोरिकल लेगेसी को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा मुकेश अंबानी भी वही, उसके भी 2 हाथ 2 पैर, वही उतना ही दिमाग, उतना ही समय और उतनी ही चीजें होंगी। हाँ, ये है कि उसने अपने जितनी भी उसका जीवन हुआ, उसने अपनी चीजों को एक्सप्लोर किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश की है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जब भी हम ये करेंगे, अगर वो भी ये सोच लेगा कि नहीं मुझे सरकार से कुछ मिल जाए, कोई मेरी नौकरी लगवा दे, कोई मुझे पढ़ाई करा दे, कुछ मुझे दे दे, तब हम जो है अपनी जो खुद की शक्ति है उसको कमजोर कर लेते हैं। तो ऐसा मुझे ये प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी कहना है कि सरकार जब चीजों को कंट्रोल करती है तो फायदा नहीं करती, नुकसान करती है। जब वो कम कीमत पे दे रही है कोई चीज, तो वो आपके काम करने की क्षमता को भी सीमित कर रही है। हेलो सर सर। तो इस तरह से हो सकता है कैपिटलिस्ट हो जाए हम लोग, मतलब कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता रहे। प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हाँ, अगर परफेक्ट वर्ड मतलब उस तरीके के सिस्टम में जाए तो प्राइवेटाइजेशन हो जाए, होना चाहिए, हो जाए। एक बात बताते हैं, चल मैं एक और उदाहरण को तौर पे इसको देखता हूँ। हमारे को भाई, हम सन 1947 से पीछे चलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, नहीं, अभी इसको एक क्वेश्चन को हम एक टाइम में कर लेते हैं कंप्लीट, कि सन 1947 से पीछे चलते हैं। क्या सरकार बहुत बड़े लेवल पर कुछ देती थी, या चलो और पीछे चले जाते हैं, चलो ये तो रिसेंट पास्ट में, राजा अकबर के टाइम चलते हैं। राजा अकबर के समय क्या लोगों के ये जितनी स्कीम्स के चलती रहती हैं, ये सब होती थी, होती होंगी? नो सर, वो बस इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाते थे। वो भी नहीं बनाते होंगे, हाँ, वो भी नहीं बनाते होंगे। वो केवल टैक्स ले लेते थे, अपना शान और शौकत से बढ़िया लड़ाई वड़ाई लड़ते रहते थे और वो करते थे। बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, टूटा फूटा कुछ बना दिया उसके बाद। राजा अकबर के समय पर आम आदमी क्या करता होगा? जो एक आम व्यक्ति है, जिसको हम लोअर व्यक्ति बोल रहे हैं, वो करता क्या होगा, वो कैसे जीवित रहता होगा? वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता होगा कोई काम भी। करता होगा, कोई सरकार से उसे अनुदान तो प्राप्त होता नहीं होगा, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती होगी, क्या वो भूखा मर जाता होगा? नो सर, नो सर। और सरवाइव करता होगा। कैसे करता होगा? अपनी क्षमता पर, जो उसे मदर नेचर ने दी है उसी पर तो सरवाइव करता होगा। या वो ये कहता रहता होगा सरकार मुझे ये नहीं दे रही, सरकार मुझे वो नहीं दे रही, सरकार ऐसा नहीं कर रही, सरकार वैसा नहीं कर रही। और अकबर के टाइम में ये सब चीजें सोचने की भी नहीं थी। ये पूरा जो आइडिया है, ये जो देने वाला जो स्टेट का आइडिया है, यही बहुत रीसेंट है। ये कुल 50 70 80 साल से पुराना आइडिया ही नहीं है। 70 80 साल से पहले ये आइडिया ही नहीं, ऑल टुगेदर ये ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था कि सरकार जैसी कोई चीज है। भाई ठीक है, एक राजा है, वो राजा अकबर है, वो कुछ करते हैं, वो हमारे राजा हैं, बस वो देव भगवान वो है, हमारा काम उनको टैक्स देना है, हम अपना मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको टैक्स दे देते हैं। पर इससे ज्यादा राजा अकबर कुछ नहीं थे। अंग्रेज आए, वो भी क्या थे, अंग्रेजों ने क्या कोई हमारे लिए भाई कोई बहुत बड़ी अनुदान वाली स्कीम और बहुत सारी चीजें चलाई होंगी? तभी लोग सरवाइव कर रहे थे ना, जीवित थे। हमने जो ये मेंटल वो बना लिया, एक समय पे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ही गरीब से गरीब थे। हम उसके समय से, हड़प्पा संस्कृति से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे थे?
अगर हम ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, ये प्राइवेट, इस समय सारी इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी होती थी, कोई गवर्नमेंट इकोनॉमी, ये पब्लिक इकोनॉमी जैसी चीज होती ही नहीं थी। ये पब्लिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही 70-80 साल पुराना है, उससे पहले होता ही नहीं था। तो उससे पहले लोग क्या करते थे? इससे पहले सर घर घर में सर इंडस्ट्री था। हाँ तो सोचो, तो उस इंडस्ट्री के लिए क्या कोई सपोर्ट मिलता था? नो सोचो, वो सर, प्राइवेट इकोनॉमी थी या पब्लिक इकोनॉमी थी? क्या कोई सरकार? प्राइवेट थी सर। सोचो इस बात पे, सोचो, ठीक है। सर पर चलो, अगर स्टेट से फ्रीडम मतलब प्राइवेट पर्सन का डिक्टेटरशिप हुआ ना, तो मतलब वो कैसे सही है? दोबारा कल करेंगे ये सारे सवाल को, ये इंटरेस्टिंग चर्चा है, लंबी चर्चा है, को बहुत मतलब देखो, ये ऐसा हमारे अंदर बहुत डीपली इनग्रेन्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सरकार वाला कॉन्सेप्ट, ये हमारे अंदर बहुत गहरा बस गया है, हम उसे निकाल नहीं पा रहे। उसे निकाल देंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे। बाकी कल हम इस चर्चा को अगर कहेंगे तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे भी, परंतु आप लोग ये पढ़ते भी रहे, सारे चर्चा में ना पढ़े, आगे ये नोट्स इनको पढ़ते जाए, जल्दी जल्दी करके इसे खत्म करें, इसमें ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। मैं ये नीति आयोग कल मैं करूंगा, बाकी चीजें आपको खुद से करनी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।